जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लश्कर। आज हम वन शॉट में क्लास 10th की हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, 2023 और 24 में जो एग्जाम होना है उसके पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरह से हिंदी ग्रामर को। हिंदी साहित्य का इतिहास, रस, अलंकार, छंद, वाच्य, गद्य की विधाएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, शब्द शक्ति, शब्द गुण, वाक्य, अंतर वाले क्वेश्चंस यानी डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आने ही है बेटा, आने ही हैं ये वाले क्वेश्चंस मेरे भाइयों, आने ही हैं ये वाले क्वेश्चंस। भाइयों और बहनों, आपके लिए पूरी हिंदी ग्रामर कंप्लीट होने वाली है इसी वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर। जी हाँ, कंप्लीट हिंदी ग्रामर। तो धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो, और आगे भी देखते रहिए और एंड तक देखते रहिए। आपको साइंस, सोशल, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर सभी के नोट्स मिल जाएंगे। मैं आगे बताऊँगा कहाँ मिलेंगे। सभी के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको, हमारे बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हिंदी साहित्य का इतिहास। चलो, काल विभाजन देखो, काल विभाजन देखो, यहाँ पे अपन को डेट्स देखेंगे अपन अलग अलग कैलेंडर में। पहला है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि अपन आज इस्तेमाल करते हैं। 2024 चल रहा है ना अपना 2024 चल रहा है अभी। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजों का कैलेंडर, ठीक है। और हमारा इंडियन कैलेंडर था पहले विक्रम संवत, अभी भी है विक्रम संवत, यानी जिसमें अपन देखते हैं अपन संवत के हिसाब से कैलेंडर, जिसको स्टार्ट करा था विक्रमादित्य ने, राजा विक्रमादित्य उन्होंने, ठीक है। और विक्रम संवत देखो, ये है हमारा 57 ईयर्स आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर से, यानी जो इसमें 1993 है वो इसमें होगा 1050। ओके, क्लियर, ठीक है सर। काल विभाजन ऑफ हिंदी साहित्य देखो, पहला काल है आदिकाल, जिसको हम कहते हैं वीरगाथा काल। समय है देखो सन में, यानी हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 993 से 1318 तक, और 57 के हिसाब से यानी विक्रम संवत के हिसाब से 1050 से लेकर 1050 से लेकर 1375 तक। ओके। दूसरा है भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। समय है 1318 से 1643 तक, और विक्रम संवत के हिसाब से 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। 1643 से 1843 तक इसका समय है ग्रेगोरियन कैलेंडर में। 57 में 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल, जिसका कोई अन्य नाम नहीं है। इसके समय सीमा सन में देख लो, समय सीमा 1843 से आज तक, और 57 में देख लो 1900 से लेकर आज तक। क्लियर, ठीक है सर। ये तो हो गया टाइम। अब देखो विशेषताएं। पहला है हमारा वीरगाथा काल, यानी आधुनिक काल। कहाँ पे थे अपन? हाँ देखो, पहला काल है आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं। इसका समय काल है 57 में 1050 से लेकर 1375 तक, ठीक है। इसकी विशेषताएं देखो, युद्ध का सजीव चित्र का वर्णन, श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग, और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, और रासो ग्रंथों की प्रधानता। कवि हैं चंद्रबरदाई, रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि हैं नरपति नल्हा, रचनाएं हैं बिसलदेव रासो। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। समय काल देख लो। साहित्य में भक्ति भावना, भक्त कवियों ने मुक्तक रचनाएं करी, यानी जो अपने आप में पूर्ण होती हैं वैसी रचनाएं करी। और कवि तथा लिखा गया इतिहास विश्व में विख्यात है, यानी वर्ल्ड पॉपुलर। और भाषा पक्ष और भाव पक्ष और कला पक्ष सुंदर वर्णन किया गया। कवि हैं तुलसीदास और सूरदास। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। तुलसीदास की कृष्ण गीतावली, दोहावली और रामचरितमानस। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला सगुण काव्यधारा, दूसरा निर्गुण काव्यधारा। इसकी दो शाखाएं हैं, और इसकी भी दो शाखाएं हैं। सगुण काव्यधारा, पहली शाखा राम भक्ति शाखा, कवि हैं तुलसीदास और रामानंद। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं वीरपोस्करो, देख लो। निर्गुण काव्यधारा, इसकी पहली शाखा है प्रेम मार्गी, इसके कवि हैं जैसी पद्मावत और कुतुबन, इनकी रचनाएं हैं। और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास, रचनाएं हैं बीजक। तीसरा काल है रीतिकाल, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, श्रृंगार रस की प्रधानता, सौंदर्यता का वर्णन और अलंकारों का चमत्कार पूर्ण प्रयोग। कवि हैं केशवदास, रचना है रामचंद्रिका और कविप्रिया। दूसरे कवि हैं पद्मकर, रचना है जगत विनोद और गंगा लहरी। चौथा काल है आधुनिक काल। काल विभाजन देखो इसका, पहला है प्रगति काल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़, कर्म की प्रधानता, ईश्वर के प्रति अनास्था और आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी निराला,
रचना है परिमल, नए पत्ते, अनामिका। नागार्जुन रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंख वाली और भस्मासुर। दूसरा भाग है आधुनिक युग का प्रयोगवाद। नए नए प्रयोग किए गए, काव्य में बुद्धि की प्रधानता, मुक्तक छंदों की रचना की गई, मुक्तक छंदों का चयन और प्रेम की भावना का खुला चित्रण। कवि हैं धर्मवीर भारती और अज्ञे। रचनाएं हैं अंधयुग, गुरुप्रिया और चिंता और हरी घास पर क्षण भर। नई कविताएं, प्रयोगों में नवीनता, नई भाषा शैली का प्रयोग, नई बिंबों की खोज और अनुभूति का वास्तविक चित्रण। कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी रचनाएं हैं आवाज़ों के घेरे में और सन्नाटा और साय में धूप एक्सेट्रा। हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हो गया 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, काव्य। काव्य की परिभाषा, भाव प्रधान रचना ही काव्य है। विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द निकलते हैं वे ही काव्य हैं। भेद, 2 भेद होते हैं, पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिस छंदमयी रचना का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है वो होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जिस रचना का या फिर काव्य का आंखों से देखकर या प्रत्यक्ष अवलोकन कर यानी मन में चिंतन करके जिस उसके रस की अनुभूति होती है वो होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य देखो, इसके 2 भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में जो रचना है वो आदि से लेकर अंत तक एक क्रम में चलती है, क्रमबद्ध रहती है और छोटी छोटी गौण कथाएं आकर सहायक बनती हैं, वो होती है प्रबंध श्रव्य काव्य। ओके, जैसे कि रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। दूसरा है मुक्तक श्रव्य काव्य, रचना जिसका पूर्व से कोई संबंध ना हो, अपने आप में ही एक स्वतंत्र भाव लिए हो और पढ़ने मात्र से ही इसका भाव स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट समझ में आ जाता है, वो होता है मुक्तक श्रव्य काव्य। अब देखो, प्रबंध काव्य के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। हमने देखा श्रव्य काव्य के 2 पार्ट होते हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य के 2 पार्ट होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। और प्रबंध श्रव्य काव्य के भी 3 पार्ट्स हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य। देखो, महाकाव्य और खंड काव्य में फर्क देख लो। जीवन का संपूर्ण चित्र का वर्णन, जीवन के एक अंश का वर्णन, अनेक छंदों का प्रयोग, एक छंद का प्रयोग, अनेक रसों का प्रयोग, ये मुख्यतः एक ही रस का प्रयोग, आकार में बड़ा, आकार में छोटा, इसके कंपेयर में। उदाहरण, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित। रस देखो, काव्य को पढ़ने या सुनने अथवा चिंतन करने से साहित्य के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वह रस कहलाता है। यानी मैंने कोई कहानी पढ़ी, कोई रचना पढ़ी और मेरे हृदय में मैं साहित्य हूँ, यानी मैं पाठक हूँ। पाठक के हृदय में यानी साहित्य के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वह कहलाता है रस। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, ये इनको हम प्रधान भाव भी कहते हैं, काव्य में शुरू से लेकर अंत तक विद्यमान होते हैं, रस का आधार होते हैं स्थायी भाव। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, विभाव। काव्य में किसी वस्तु या विषय को पढ़ने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है वो उसको हम कहते हैं विभाव। अनुभाव, अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे या बाद, यानी जो स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं अनुभाव। ठीक है। संचारी भाव, इनको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, यानी नाम से ही समझ लो, जो भाव रस के उपकारक होते हैं, यानी जो पानी के बुलबुलों की भांति रस के बाद आते जाते रहते हैं, यानी आगे चले गए, जैसे कि घृणा, ये सभी संचारी भाव कहलाते हैं, यानी व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। रस के प्रकार देखो, रस के अंग देख लिए, रस के प्रकार देखो, 10 प्रकार के होते हैं और उनका स्थायी भाव भी देखो। श्रृंगार रस स्थायी भाव है रति, वीर रस स्थायी भाव है उत्साह, आप सभी को पढ़ लेना है ध्यान से। लास्ट है हमारा वात्सल्य रस, स्थायी भाव है वात्सल्य। पहला श्रृंगार रस, देखो सबकी डेफिनेशन एक ही जैसे रहेगी, बस आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज करना है इनका स्थायी भाव। ठीक है। साहित्य के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब उसे जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। रिपीट कर दूं, साहित्य के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब साहित्य के हृदय में यानी पाठक के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण देखो, उद्धव मन्ना भय 10-20,
एक होतो से गयो श्याम संग को अवराधे ईस। संयोग श्रृंगारस। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू रेत सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। दूसरा है वीर रस। सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव व संसारी भाव के साथ संयोग होता है, तब सहृदय के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण देख लो, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। करुण रस। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का अनुभव संचरी भाव व विभाव के साथ संयोग होता है, तब उसके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखो, जिस बच्चे ने अभी कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। एक और उदाहरण है, ए मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये हो गया दूसरा उदाहरण। देखो, चौथा है हमारा हास्य रस। सहृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव का अनुभव विभाव व संचरी भाव के साथ संयोग होता है, तब उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखो, मैं पापड़ हूँ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। पांचवा है रौद्र रस। देखो, सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का अनुभव विभाव व संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण देख लो, खून उसका उबल रहा था, वह मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। छठवा व्यवस्थित रस। डेफिनेशन वही है, स्थायी भाव है इसका जुगुत्सा। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। ठीक है। सातवां है उदाहरण अद्भुत रस। सहृदय के हृदय में जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव का अनुभव संचारी भाव व विभाव के साथ संयोग होता है, तब उसके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण देखो, मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देखिए साहिल भाई। ओके। भयानक रस। देखो, सहृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का अनुभव विभाव संसारी भाव के साथ संयोग होता है, तब उसके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। ओके। शांत रस। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक निर्वेद नामक स्थायी भाव का अनुभव विभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब उसके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। उदाहरण, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखे माही। वात्सल्य रस। सहृदय के हृदय में जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण, मैया मोरी मैं माखन नहीं खायो, ऐसा। छंद। जिस रचना के में अक्षरों या मात्राओं की संख्या निश्चित हो वह या तथा गति यति और लय और तुक का ध्यान रखा जाए वह छंद कहलाती है। दो प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद, मात्रा की गणना की जाती है, वह मात्रिक छंद होता है। पहला दोहा, दूसरा चौपाई। पहला दोहा, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं और टोटल 24 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है और इसके अंत में तगण और जगण का होना जरूरी है। उदाहरण देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई, बहुरी करेगो कब। दूसरा चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखो, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। अब देखो अलंकार। अलंकार का इस शब्द का अर्थ होता है अलंकृत या फिर आभूषित या फिर विभूषित करना। जैसे आभूषण शरीर का गहना होते हैं, उसी प्रकार काव्य का गहना है अलंकार। ये काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार, जो शब्द चयन द्वारा शब्द में सौंदर्यता आती है उसको हम कहते हैं शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार, जहाँ कथन में अर्थागत सौंदर्य होता है, यानी काव्य के अर्थ के द्वारा हमें सौंदर्यता का अनुभूति होती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। उभय अलंकार, जहाँ कथन में शब्दागत और अर्थागत दोनों ही प्रकार का सौंदर्य होता है, वहाँ उभय अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव या सजीव में
या किसी भी चीज़ में मानव भावों को दिखाया जाए उसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे फूले हंसे, कलियां मुस्कुराई। ओके। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ एक ही शब्द को समान अर्थ के लिए एक से अधिक बार प्रयोग हो उसको हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी एक ही शब्द है, समान अर्थ है, बस एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है। पुनि पुनि मुनि उकसाही माही और उकसाही अकुलाई। ओके। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नदी अचानक पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। नदी अचानक पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ओके। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ अप्रत्यक्ष कथन के द्वारा प्रत्यक्ष कथन के अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ अन्योक्ति प्रकाश अलंकार होता है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बार। हो गया बस। गद्य की विधाएं देखो, गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना और विधा का अर्थ होता है प्रकार। गद्य के प्रकार यानी बोलने और कहने के प्रकार। पहली प्रमुख विधाएं नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, कहानी। गौण विधाएं संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत। जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज। डायरी, भेंटवार्ता और पत्र साहित्य। पहला निबंध। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ऐसा यानी बात यह है निबंध गद्य की कसौटी है, बात खत्म। इसके निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला भाषा शैली, पहला विषय वस्तु, दूसरा भाषा शैली। विषय वस्तु, पहला तत्व विषय वस्तु है। इसी के सहारे निबंधकार अपने मनोभावों और विचारों को रचता चला जाता है। दूसरा भाषा शैली, भाषा निबंध को आकार प्रदान करती है और शैली उस आकार को संवारती है। इन दोनों के द्वारा ही, भाषा शैली के द्वारा ही विषय वस्तु संप्रेष्य बनती है। ओके, यानी अच्छी बनती है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला कथात्मक, दूसरा वर्णनात्मक, चौथा भावात्मक, तीसरा विचारात्मक। ओके। भरतेंदु युग देखो, अब ये पद्य साहित्य का इतिहास है। पद्य साहित्य के इतिहास में पहला आता है भरतेंदु युग, 1850 से लेकर 1900 तक। प्रमुख निबंधकार हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। रचना देख लो फूटकर और भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन। ठीक है। दूसरा युग आता है द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 से लेकर 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी समय है, इनकी रचनाएं हैं विचार विमर्श और साहित्य संदर्भ। तीसरा युग आता है शुक्ल युग, जिसका समय है 1920 से लेकर 1945 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल समय और इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और त्रिवेणी। शुक्लोत्तर युग समय है 1945 से लेकर आज तक। कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचनाएं हैं अशोक के फूल और विचार और वितर्क। अशोक के फूल और दूसरी रचना है विचार और वितर्क। दूसरा गद्य की विधा है, एक हो गया निबंध, दूसरा हो गई एकांकी। दूसरा हमारा एकांकी एक नाट्य विधा है जो एक अंक में रचित होती है, स्वयं में पूर्ण होती है और एक घटना पर आधारित होती है। इसके निम्नलिखित तत्व देखो, कथावस्तु, पात्रों का चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, संघर्ष, भाषाशैली, अभिनेता और उद्देश्य। ठीक है। और जैसे कि एकांकी का उदाहरण है जगदीश चंद्र माथुर और इनके द्वारा रचित एकांकी है रीढ़ की हड्डी। कवि ये रचयिता है और ये रचना है। ये एक एकांकी है। कहानी देखो, कथात्मक विधा, ये गद्य की एक कथात्मक विधा है। एलन ह्यू के अनुसार कहानी एक ऐसा अख्यात है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सकता है और इस एक ही प्रकार की भावना को उत्पन्न करता है। कहानी के तत्व, कथावस्तु, पात्रों का चित्रण, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। 6 तत्व हैं इसके। जैसे कि कहानी है स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। चौथा नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है। इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन किया जाता है। नाटक के तत्व देख लो, कथावस्तु, पात्रों का चित्रण, संवाद योजना, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। एग्जैक्ट कॉपी। ओके, एग्जैक्ट कॉपी।
जैसे कि नाटक के उदाहरण है नाटककार और नाटक। नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और धर्मवीर भारती। नाटक हैं सत्या हरिश्चंद्र और अंधा युग। उपन्यास आधुनिक युग के देन है, देखो आधुनिक युग की देन है उपन्यास। और ये इसमें यथार्थ जीवन का चित्रण होता है, यानी जो एग्जैक्ट अपनी जो लाइफ है ना उसका चित्रण होता है। उपन्यास के तत्व कथावस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भविष्यशैली और उद्देश्य। 6 तत्व होते हैं इसके उदाहरण हैं राम प्रेमचंद्र, जिनका उपन्यास है गबन, गोदान और सेवा सदन। और दूसरा उपन्यास है धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। पहला, रेखा चित्र किसी वस्तु या पात्र को आकर्षित ढंग से चित्रात्मक वर्णन ही रेखा चित्र है। किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन ही रेखा चित्र है। विशेषताएं इसकी, पहला, एक विस्तृत वर्णन होता है, काल्पनिक हो सकता है, साधारण विषय वस्तु पर हो सकता है। जैसे कि रेखा चित्र का देखो, रेखा चित्र के उदाहरण नहीं है, बस रेखा चित्र कौन लिखते हैं उन लोग के उदाहरण है, जैसे कि महादेव वर्मा और रामकृष्ण बेनीपुरी। संस्मरण, ये एक घटना प्रधान गद्य रचना है। घटनाओं की झांकी कहते हैं अपन इसको, संस्मरण को। और इसमें उदाहरण देख लो, महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी और रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा रचित मील के पत्थर। यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। अपने किसी यात्रा का प्रामाणिक वर्णन ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जैसे कि अमृत राय द्वारा रचित सुबह के रंग और मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान। जीवनी, ये व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत है। अंग्रेजी भाषा में इसको बायोग्राफी कहते हैं। उदाहरण देख लो, अमृत राय की जीवनी, कलम का सिपाही। आत्मकथा, इसमें कवि तटस्थ रहकर अपने गुणों और दोषों का वर्णन करता है, इसको हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, महादेवी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित मेरी जीवन गाथा और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कुछ आप बीती कुछ जग बीती। रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसको हम अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। ये किसी वर्तमान की घटना पर आधारित होता है। एग्जाम्पल देख लो, धर्मवीर भारती द्वारा रचित रिपोर्टाज का नाम है युद्ध यात्रा। अगला है वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, क्रिया का प्रयोग, उसको हम कहते हैं वाच्य। कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। वाच्य 2 प्रकार का होता है वैसे, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। कृतवाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है, यानी कर्ता के अनुसार जो काम होता है वो कृतवाच्य होता है। बच्चे खेल रहे हैं यानी सुमित खा रहा है, यानी कर्ता के ऊपर वाच्य बिंदु है, ये कहलाएगा हमारा कृतवाच्य। अकृतवाच्य जिसमें कर्ता के ऊपर कर्ता या तो लुप्त होगा या फिर गॉड की तरह प्रयोग होगा। कर्ता या तो गॉड होगा या फिर लुप्त होगा अकृतवाच्य में, ठीक है, जिसमें प्रधानता दी जाएगी कर्म को या फिर भाव को, ठीक है। अब देखो, इसके 2 पार्ट होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें वाच्य बिंदु होता है कर्म, और इन वाक्यों में या तो कर्ता लुप्त होता है या फिर कर्ता के साथ में से या फिर के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे कि किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, सुमित से वह व्यक्ति पढ़ता नहीं है, ऐसा। भाववाच्य, वाच्य बिंदु यहाँ पे भाव होता है और कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती यहाँ पर। अब चला जाए, अब थोड़ी देर सो लिया जाए, अब पढ़ा जाए, ऐसा यहाँ पे भाव की प्रधानता है। मुहावरे, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य भी होते हैं और अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। ऐसे वाक्यांश को हम मुहावरे कहते हैं। अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना। बोर्ड परीक्षा में मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, अंगूठा दिखा दिया, सॉरी, हाँ। और आँखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्यारा होना। हम सभी अपने माता पिता के आँखों के तारे हैं। लोकोक्तियाँ यानी लोक में प्रचलित उक्तियाँ। ये एक स्वतंत्र वाक्य होती है, जिसमें सभी आवश्यक तत्व और एवं अर्थ विद्वान होते हैं। उदाहरण, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। गागर में सागर यानी बहुत कम में बहुत अधिक भर देना। उदाहरण देख लो इसका, नहीं, वाक्य में प्रयोग देख लो इसका। बिहारी ने अपनी कविताओं में गागर में सागर भर दिया। समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त शब्द बनता है, उसे हम उस मेल की क्रिया को हम समास कहते हैं। एक संक्षिप्त शब्द बनता है और उस मेल की
प्रक्रिया को, क्रिया को हम कहते हैं समास। समास 6 प्रकार का होता है। पहला द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अपन और का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माता पिता, माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी। अव्ययी भाव समास, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा यानी उत्तर पद विशेषण होता है। उदाहरण देख लो, आमरण यानी मरने तक, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। बहुब्रीहि समास, दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, जैसे कि कृष्ण। तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह का लोप होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता। यहाँ दूसरा पद प्रधान नहीं है, देखो पिता ये शब्द है, ये दूसरा पद है, ये प्रधान नहीं है। यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है, देखो राष्ट्र का पिता यानी राष्ट्रपिता, दूसरा पद प्रधान नहीं है और कारक चिन्ह का लोप है। पांचवा कर्मधारय समास, दूसरा पद प्रधान होता है, या तो देखो या तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है या फिर एक पद विशेषण होता है, ठीक है, यानी जो विशेषता बताता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, नीलकमल, यहाँ पे एक पद हमारा विशेषण है जो कि विशेषता बताता है दूसरे पद की, ठीक है। नीला कमल यानी कमल नीला है, नीलकमल यानी कमल नीला है। द्वंद्व समास, यहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे पंचतंत्र, नवरत्न। शब्द शक्ति, शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं, जो ज्ञान देना, अर्थ का ज्ञान देती है जो शक्ति, उसको हम कहते हैं शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा अर्थ है जिसका, देखो जिसका साधारण अर्थ आता है। अभिधा का अर्थ ही होता है किसी शब्द का साधारण अर्थ, ओके। यह वह शक्ति है जो सामान्य शब्दार्थ की जानकारी देती है। उदाहरण, राम पानी पीता है। लक्षणा, इस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ यानी लक्षित अर्थ का बोध होता है। जिस शब्द शक्ति से अपन को मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अर्थ यानी लक्षित अर्थ का बोध होता है, उसको हम कहते हैं लक्षणा। उदाहरण देख लो, राजस्थान बहादुर है। व्यंजना, जो शब्द के जिस व्यवहार से मुख्य तथा लक्ष्य अर्थ से अलग अर्थ, मुख्य तथा लक्ष्य अर्थ से अलग अर्थ का बोध होता है, उसे हम व्यंजना कहते हैं। अभिधा और लक्षणा संबंध रखती है मात्रा शब्द से, और जबकि व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। उदाहरण, राहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। शब्द गुण, जो तत्व काव्य में आंतरिक तथा बाहरी सौंदर्यता की वृद्धि करते हैं और रस को उत्कृष्ट की ओर ले जाते हैं, वह काव्य में उसी प्रकार समाहित रहते हैं जैसे कि पुष्प में गंध समाहित रहती है, उन्हें हम शब्द गुण कहते हैं। जो रस के नेत्य धर्म हैं वे शब्द गुण कहलाते हैं। ध्यान रखो, जो रस के नेत्य धर्म हैं वे शब्द गुण कहलाते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण, काव्य का जिस गुण के कारण पाठक का साहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रस में पाया जाता है। उदाहरण देख लो, जब मैं तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, अब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक दिखे माही। ओज है यहाँ पर, देखो ओज, ठीक है, ये पाया जाता है वीर रस और भयानक रस में। काव्य में जिस गुण विशेषण के कारण पाठक या साहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, उसे हम ओज कहते हैं। उदाहरण देख लो और प्रसाद देखो, जिस काव्य में जिस गुण के विशेष के कारण पाठक या साहृदय का चित्त व्यक्त हो जाता है, उसको हम प्रसाद गुण कहते हैं। और ये पढ़ने या सुनने मात्र से ही समझ में आ जाता है प्रसाद गुण, और यह शब्द गुण सभी रसों में पाया जाता है। ये वीर रस और भयानक रस में, ये श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस, ठीक है, ये सभी रसों में। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। वाक्य देखो, वाक्य शब्दों के परस्पर मेल को जिसका एक अर्थ आता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, उससे हम वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखो, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और शब्दवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। देखो, विधि यानी इसमें अपन किसी बात का उल्लेख करते हैं, श्याम रोज नहाता है, यानी निषेधवाचक वाक्य जिसमें अपन किसी ना की तरफ बात करते हैं, निषेध की तरफ बात करते हैं, मना करते हैं अपन किसी चीज़ के लिए, क्या तुम मुझे खाना नहीं दोगे, ऐसा। जिसमें अपन किसी इच्छा या किसी बात को प्रकट करते हैं, वो इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। प्रश्नवाचक, इसमें अपन प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज्ञावाचक, जिसमें अपन कोई आज्ञा देते हैं।
विस्मयवाचक और संदेहवाचक और संकेतवाचक। ओके, ये सभी हमारे, आप देख लेना, वीडियो पॉज करके देख लो, प्लीज़ देख लो। देखो, कहानी और उपन्यास जीवन का एक अंश होता है, ये संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, बड़ा होता है इसके कंपेयर में, और सीमित मात्रा में होती है। ये इसमें सीमित पात्र होते हैं, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, कुछ समय में पढ़ी जा सकती है, और ये पढ़ने के लिए इसको अधिक समय लगता है। नेताजी का चश्मा ये स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी है, और गबन और गोदान ये प्रेमचंद की उपन्यास है। ओके, नाटक और एकांकी, नाटक के अनेक अंक होते हैं, एकांकी के एक अंक होता है। पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्रों की संख्या कम होती है। प्रक्रिया धीमी होती है और प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। अनेक घटनाओं का चित्रण होता है, यहाँ पे एक ही घटना का चित्रण होता है। उदाहरण देख लो, जीवनी ये किसी और दूसरे व्यक्ति की लिखी जाती है और महापुरुष की लिखी जाती है। जीवनी अनुमानित होती है और वर्णनात्मक शैली में होती है। ये कथात्मक शैली में होती है, सत्य पर आश्रित होती है, और कथात्मक शैली ये आत्मकथा स्वयं की लिखी जाती है और स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ये देख लो सब कुछ, वीडियो पॉज करके देख लो। आपकी पूरी हिंदी ग्रामर हो चुकी है। साइंस, सोशल, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर सभी के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल से। धन्यवाद, जय हिंद। शाम हो गई इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, शाम हो चुकी है इसलिए। धन्यवाद, जय हिंद।